नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। छात्रों, आज हम वर्ग 8 के विज्ञान के प्रथम अध्याय दहन और ज्वाला को पढ़ने वाले हैं। दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। इस पाठ के माध्यम से हम इसके विभिन्न मूल तथ्यों पर विचार करेंगे तथा इसमें आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने पुस्तक पर। तो यहाँ पर लिखा गया, प्रथम है अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, यानी कई प्रकार के पदार्थ होते हैं। कुछ पदार्थ प्रयास करने पर जलाए जा सकते हैं, कुछ पदार्थ तुरंत जल जाते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको जलाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है फिर भी नहीं जलते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया, जैसे पुआल, माचिस की तिल्ली, मिट्टी का तेल, कागज़, पत्थर का टुकड़ा, कोयला इत्यादि। इसमें से माचिस की तिल्ली, मिट्टी का तेल, कागज़ आसानी से जल जाएगा, लेकिन वहीं कोयला को जलाने के लिए कुछ प्रयास करना होगा और पत्थर का टुकड़ा प्रयास करने के बाद भी नहीं जल पाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कुछ पदार्थ जल जाते हैं, कुछ पदार्थ नहीं जलते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया दहाय, यानी जो पदार्थ जलता है उसको बोलेंगे दहाय और जो पदार्थ नहीं जलता है उसको बोलेंगे अदहाय। अब यहाँ पदार्थ के दहन और जलने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, यानी कोई भी पदार्थ का दहन कैसे होता है और किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा दहन की क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर देखिए, एक लेंस की सहायता से दर्शाने का प्रयास किया गया है कि कैसे कोई भी पदार्थ जलता है। तो ये जो एक प्रकार का लेंस है, जो उत्तल लेंस है, सूर्य के आने वाले प्रकाश की किरणें जब लेंस के द्वारा गुजरती है तो वह उसका प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आगे केंद्रित हो जाती है, जिससे वहाँ का ताप बढ़ जाता है और तापमान धीरे धीरे बढ़ने के बाद नीचे जो रखा हुआ कागज़ है वो जलने लगता है। तो इससे पता लगता है कि ताप बढ़ने के बाद कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है। वहीं अब आगे चलते हैं। हैंड लेंस, यानी हैंड लेंस के उदाहरण द्वारा यहाँ समझाया गया है कि कोई भी पदार्थ को जलने के लिए ताप की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर एक मूल पॉइंट आता है ज्वलन ताप, यानी कोई वस्तु है गर्म करते हैं तो धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ता जाता है और एक तापमान के बाद पहुंचने के बाद वस्तु जलना प्रारंभ कर देता है। जिससे कागज़ को हम अगर आग की लौ के पास ले जाते हैं तो कागज़ जल्दी जल जाता है। वहीं अगर लकड़ी को आग की लौ के पास ले जाते हैं तो थोड़ा देर के बाद लकड़ी जलना प्रारंभ करता है। तो इसी प्रकार अलग अलग वस्तुओं में जो होता है ये जो है गुण भिन्न भिन्न होता है। तो वहीं यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप का परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई भी पदार्थ जलना शुरू कर दे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे यहाँ पर कागज़ का ज्वलन ताप कम होता है तो वह जल्दी जल जाता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जिसके कारण आग की लौ के संपर्क में आने के बाद वह जलना प्रारंभ कर देता है। वहीं कोयला, लकड़ी इत्यादि का ज्वलन ताप पेट्रोल और डीजल की तुलना में अधिक होता है, इसलिए उसके जलाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में जो है आग जल्दी पकड़ लेती है। इसका कारण है कि गर्मियों के मौसम में तापमान अधिक होता है जो वस्तुओं के ज्वलन ताप से कुछ ही कम होता है। जैसे ही वस्तु के ज्वलन ताप के बराबर ताप पहुंच जाता है तो वस्तु जलना प्रारंभ कर देता है। तो ही यहाँ उदाहरण दिया गया है कि गर्मियों में जंगल में आग की लपटें आ रही है, जिसे दावानल कहते हैं। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जंगल में जो आग लगता है उसको दावानल के द्वारा सूचित किया जाता है। अब ये दावानल में होता है कि यानी आग इस प्रकार से विस्तृत जगह में फैल जाता है कि चारों ओर यानी त्राह त्राह मच जाता है, जिससे लोग वहाँ पर यानी कोई आग बुझाने वाला भी नहीं होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि पदार्थ का ज्वलन ताप कम होता है, यानी कहने का मतलब वह पदार्थ का ज्वलन ताप कम होता है वो आसानी से आग पकड़। जैसे अभी उदाहरण देते हैं पेट्रोल एवं डीजल एवं कागज़ और कोयला का, जिसका ज्वलन ताप जितना कम होगा वह पदार्थ उतना जल्दी जल जाएगा। तो यहाँ पर कागज़ का ज्वलन ताप कम था तो कागज़ में जल्दी आग पकड़ लेगा, वहीं लकड़ी और कोयला का ज्वलन ताप अधिक था।
अब ये जो है किस पर निर्भर करता है कि किसी का ज्वलन ताप अधिक होगा कि कम होगा। ये एक प्रकार की रासायनिक प्रकृति होता है, पदार्थों की अलग अलग पदार्थों की अलग अलग प्रकृति होती है। उसी में ये ज्वलन ताप है पदार्थ की रासायनिक प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण कुछ पदार्थ जल्दी और कुछ पदार्थ देरी से जलते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ जो है इसका ज्वलन ताप इतना कम होता है कि सिर्फ उसको कमरे के ताप पर भी अगर रख देंगे तो जलना प्रारंभ कर देगा। जैसे सामान्य रूप से जिस कमरा में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर अगर उसको निकाल के सिर्फ रख देंगे तो वहाँ से जलना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है। यानी अगर फास्फोरस को जलने से बचाना है तो उसको पानी के अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि पानी के अंदर निकालने के बाद उसका ज्वलन ताप पर तुरंत पहुंच जाता है, उसको जलना प्रारंभ कर देगा। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उठता है, जलने के लिए चाहिए क्या, यानी जलने के लिए क्या क्या चाहिए। कोई वस्तु तुरंत जलना प्रारंभ करता है, कोई वस्तु नहीं जलता है, तो जलने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो चलिए इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। साधारण से यहाँ मोमबत्ती का एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर मोमबत्ती को गिलास गिलास से ढकने के बाद मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। तो इससे पता लगता है कि जलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ढकने के समय हवा मोमबत्ती को नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से मोमबत्ती बुझ गई थी। तो आप लोगों ने क्लास 7 में ऑक्सीजन की कहानी जोसेफ प्रिस्टले द्वारा पढ़ा था। जैसे कि जोसेफ प्रिस्टले एक मोमबत्ती लेके जलाया था और उसे जार से जब ढका था तो मोमबत्ती बुझ गई थी। अब पुनः मोमबत्ती बुझी हुई मोमबत्ती को उसमें एक पुदीना के पौधा को उसके अंदर लगा दिया और कुछ दिनों के बाद पुनः मोमबत्ती जलाया तो मोमबत्ती जल गया। तो इस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन की कहानी यानी ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। तो इससे पता लगा कि जलने के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। अब यहाँ पर है कि कोई वस्तु कब तक नहीं जल सकती, यानी कोई वस्तु तब तक नहीं जल सकती कि जब तक वो ज्वलन ताप पर नहीं पहुँच जाए। तो इसका एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यहाँ देखिए चित्र में कागज़ की कटोरी में कैसे मोमबत्ती की सहायता से पानी को गर्म किया जा रहा है। तो इसकी प्रक्रिया के बारे में पहले जानते हैं। दरअसल ये जो प्रक्रिया है ये ज्वलन ताप का प्रयोग करके यहाँ पानी को गर्म किया जा रहा है, क्योंकि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। उससे ज़्यादा पानी का तापमान नहीं हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री के बाद पानी वाष्प बन जाता है और कागज़ का जो है ज्वलन ताप 100 डिग्री से अधिक होता है। तो जब इसको पानी को इसमें गर्म किया जाता है तो ये कागज़ पर पड़ने वाला जो ताप है ये पानी में चला जाता है, जिसके कारण से पानी उबलना प्रारंभ कर देता है। अब ये पानी जब तक इस कागज़ में रहेगा तब तक कागज़ नहीं जल सकता है। तो इस प्रक्रिया का प्रयोग करके आसानी से पानी को गर्म किया जा सकता है। तो ये प्रयोग आप लोग अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसमें बहुत कम सावधानी की आवश्यकता होगा। मोमबत्ती को ध्यान रखना होगा कि कहीं आग की लौ आपके हाथों में ना पड़ जाए। तो इस प्रकार ये कागज़ के कटोरे में पानी गर्म करना संभव है। तो चलिए अब अपने दैनिक जीवन में कुछ प्रयोग देखते हैं। आपने देखा होगा लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। आपने देखा हो कि घर में माँ जो मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी के द्वारा जो खाना बनाती है उसमें यानी 3 ऊंचा वाला भाग होता है जिस पर बर्तन को रखा जाता है, जिससे होता है कि हवा आसानी से उसके अंदर प्रवेश करता है और जलने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है तो आग आसानी से जलता है। वहीं केरोसिन स्टोव वाले एक छिद्रित लोहे का गोलाकार वलय रचना होती है जिससे होकर नीचे से हवा प्रवेश करे, जिसमें बर्नर में केरोसिन तेल के भीगे कपड़े की बत्ती तेल की मदद करता है। यानी एक मोमबत्ती जो स्टोव जलता है उसमें भी हवा जाने के लिए विभिन्न प्रकार के छिद्र बने होते हैं। उसी प्रकार गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यानी जलने के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। तो विभिन्न वस्तुओं में अलग अलग प्रकार से ऑक्सीजन मिलता है जिसके वजह से वह जलता रहता है। अब आपने एक और उदाहरण देते हैं। आपने लालटेन देखा होगा। लालटेन के ऊपर भी छोटा छोटा छिद्र होता है।
अगर आपने लैंप देखा है तो लैंप में हमने प्रयोग किया था, जिस समय हम क्लास 8 में थे उस समय प्रयोग किए थे। तो उस समय जो था एक लैंप में अगर लैंप जल रहा था तो ऊपरी भाग को अगर हम ढक देते थे कुछ समय बाद लैंप बुझ जाता था। तो इससे पता चलता है कि जलने के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। ऑक्सीजन के अभाव में वस्तु नहीं जल सकता है। तो चलिए अब जलने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। साधारणतः जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। पहला है ज्वलनशील पदार्थ का होना, दूसरा ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय, तीसरा हवा की ज़रूरत। यानी जलने के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक: ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलन ताप और वायु या ऑक्सीजन। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है कि बरसात के मौसम में जो माचिस का तिल्ली होता है नहीं जलता है, लेकिन वहीं गर्मी के दिनों में आसानी से जल जाता है। और ठंड वातावरण में तापमान कम होता है और नमी रहता है, जिससे जलने में थोड़ा सा समय लगता है। वहीं जो है माचिस की तिल्ली, गोईठा जो है गर्मी के दिनों में आसानी से जल जाता है। ये सभी जलावन यानी जब बरसात के मौसम आ जाता है उसमें पानी का जब अंश आ जाता है तो ये सब वस्तु भी नहीं जल पाते हैं। तो इस प्रकार इससे पता लगता है कि पानी जो होता है किसी वस्तु के जलने का विरोध करता है। अब यहाँ पर माचिस की कहानी पढ़ेंगे, कैसे माचिस का खोज हुआ। यानी माचिस की खोज के पहले व्यक्ति जो है किस प्रकार से आग का उपयोग करते थे। तो हमारे पूर्वज यानी पाषाण काल से ही आग का उपयोग कर रहे हैं। तो आग के जलाने का उस समय माचिस का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय भी व्यक्ति आग जलाते थे। तो उस समय वो पुराने समय में चकमक पत्थर यानी चकमक पत्थर को आपस में रगड़ने से जो चिंगारी निकलती थी उसी से आग जलाई जाती थी। और माचिस बनाने का जो है सबसे पहला प्रयास 1680 ईस्वी में हुआ। उस समय रॉबर्ट बायल नामक व्यक्ति ने कागज़ के टुकड़े पर सफ़ेद फास्फोरस लगाया था। सफ़ेद फास्फोरस जो कि काफ़ी ज्वलनशील होता है, उसे लगाया था और उसमें सल्फर लगे कागज़ पर रखा। ऐसा करने से कागज़ में आग पकड़ ली थी और सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है। यानी सफ़ेद फास्फोरस का जो ज्वलन ताप बहुत कम होता है, यानी बहुत कम तापमान, यानी साधारणतः कमरे के ताप पर उसमें आग पकड़ लेता है। काफ़ी वह ज्वलनशील पदार्थ है। तो इस कारण यह बहुत खतरनाक होता था। इस तरह इससे माचिस काफ़ी खतरनाक था। आज जो माचिस का उपयोग करते हैं उसका स्वरूप बाद में आया। पहले ये जो माचिस हुआ 1680 में जो रॉबर्ट बायल बनाया था माचिस, यह माचिस खतरनाक था। इसमें कभी भी कहीं भी आग लग सकता था, यानी थोड़ा सा भी असावधानी होने के स्वतः जल सकता था और आग लग सकता था। तो अब यहाँ बताया गया माचिस का जो रूप आज हम लोग देखते हैं उसे बनाने की शुरुआत 1845 में किया गया। 1845 में जब लाल फास्फोरस का आविष्कार हुआ उसके बाद जो आज का माचिस है उसका बनाने की प्रक्रिया चालू हुआ। लाल फास्फोरस का एक गुण होता है कि यह अपने आप नहीं जलता। जैसे सफ़ेद फास्फोरस अपने आप जलता है, तो लाल फास्फोरस अपने आप नहीं जलता, बल्कि इसको जलाने के लिए इसके रगड़ना होता है। अब हम माचिस के घटकों के बारे में जानते हैं। माचिस में 2 प्रकार का घटक होता है, एक डब्बे पर लगा हुआ कुछ मसाला और एक तिल्ली में लगा हुआ मसाला। दोनों में अलग अलग पदार्थ होते हैं। तो चलिए जानते हैं उसमें कौन से पदार्थ होते हैं। हाँ, घरों में माचिस के डिब्बी में देखते हैं तो उसमें तिल्ली पर लगा रासायनिक पोटेशियम क्लोराइड होता है। यानी तिल्ली जो होता है जिसको माचिस का तिल्ली, उसमें जो लाल या नीला रंग का जो पदार्थ होता है वो रासायन पोटेशियम क्लोराइड होता है। पोटेशियम क्लोरेट होता है। और डिब्बी पर लगा हुआ जो लाल जैसा पदार्थ होता है वो लाल फास्फोरस और साथ में सल्फर लगा होता है, जिसमें हम अगर डिब्बी में तिल्ली को रगड़ते हैं तो आसानी से जल उठता है। तो इसका प्रयोग जो होता है यानी सुरक्षात्मक होता है, इसलिए इस माचिस को हम लोग सेफ्टी माचिस भी कहते हैं। लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी
माचिस का आविष्कार कार्ल लुंडस्टान ने 1855 में किया था। यानी स्वीडन का एक वैज्ञानिक था कार्ल लुंडस्टान, जिसने 1855 में सेफ्टी माचिस का आविष्कार किया है, जो कि अभी प्रचलन में है। तो इस प्रकार माचिस का कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण था।